गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। और आज का जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं उसका नाम है नर्चरिंग नेचर। हमारी क्लास 8 की बुक में से बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड न्यू पाथवेज। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना देर के। इसके अंदर जो सेक्शन 1 दिया गया है वो है आई बिकेम अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो हम लाइन टू लाइन इस चैप्टर को देखेंगे यहाँ पर। वन डे आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द फॉरेस्ट टूवर्ड्स द वोल्गा, शिफ्टिंग अ हैवी बास्केट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। एक दिन मैं वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो उस नदी की तरफ मैं उसके साथ साथ मैं चल रहा था जंगल के अंदर से। और मेरे हाथ में एक भारी बास्केट था जिसको मैं कभी इस हाथ में लेता था कभी उस हाथ में लेता, क्योंकि भारी था तो ऑब्वियसली हाथ चेंज करना पड़ता है वरना हमारा हाथ थक जाता है। एट द बॉटम ऑफ द बास्केट वर लाइंग द ग्रोव्स आई हैड कॉट अर्लियर। अब इसके जो बॉटम पार्ट पे अगर इस बास्केट के अंदर नीचे देखा जाए तो वहाँ पर ग्रॉस थे। ग्रॉस जो है एक मीडियम टू लार्ज बर्ड विद अ प्लम्प बॉडी एंड फेदर्ड लेग्स, एक तरह का बर्ड है। तो बर्ड जो है उसने पकड़े थे कभी ने, जो वो यहाँ पर थे। ऑफ कोर्स दे गॉट इंजर्ड व्हाइल दे वर बीइंग चेस्ड। जब उनको पकड़ा जा रहा था, उनका पीछा किया जा रहा था, तब वो घायल हो चुके थे। आई वॉज टेकिंग देम टू द फॉरेस्टर टू शो हिम माई प्राउड कैच। मैं इन सब बर्ड्स को फॉरेस्टर के पास लेकर जा। फॉरेस्टर मतलब एक व्यक्ति जो फॉरेस्ट की देखभाल करता है, पेड़ों की देखभाल करता है वो। तो मैं उसके पास लेकर लेकर जा रहा था कि मैं अपनी बड़ाई, यानी कि मुझे बड़ा गर्व था कि मैंने इन सबको पकड़ा है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द ग्राउज विदाउट यूजिंग एनी गन फायर। When I came closer to the forester's house, I became more excited. Once I show him the groves, he will go green with envy, I thought. जब मैं उसके पास जा रहा था, घर के पास जैसे जैसे पहुंचा, तो उस फॉरेस्टर के घर के पास पहुंचा, तो मुझे अंदर से और ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगी, क्योंकि वो देखकर ये जलेगा कि मैंने बिना किसी गन फायर के, ना ही मैंने कोई गोली चलाई, और मैंने इतने सारे ग्रॉस पकड़ लिए थे। Suddenly a hawk swished by overhead and like lightning struck the poor starling. तभी अचानक से एक हॉक मतलब एक बाज बोल सकते हो, बाज जो था वो मेरे सर के ऊपर मंडराने लगा, और पलक झपकते ही बिजली की तेजी से उसने स्टारलिंग को झपट लिया। स्टारलिंग एक छोटा बर्ड बताया गया है, बहुत ही छोटा सा बर्ड, तो उसको झपट लिया उसने। दैट वॉज सिंगिंग ऑन द बर्ड बॉक्स ऑन द रूफ ऑफ द फॉरेस्टर्स हाउस। अब ये जो बर्ड था जिसको स्टारलेट जिसको उसने पकड़ा था बाज ने, वो बर्ड बॉक्स के ऊपर बैठा गा रहा था गाना, यानी कि अपनी आवाज़ में वो गुनगुना रहा था, जो कि फॉरेस्टर के घर के ऊपर जो था बॉक्स उसके अंदर। क्लच्ड इन बिटवीन इट्स शार्प क्लॉज एंड सोर्ड अप इनटू द स्काई। तभी उस बाज ने उस स्टारलेट यानी कि उस छोटे से पक्षी को अपने पंजों में जकड़ लिया और ऊंचे गगन की तरफ वो उड़ गया। Its mate, hearing its last cry, came fluttering out of the bird box and soared up to the clouds and then dropped downward like a stone. Its mournful cry echoed in the forest, but the cruel hawk did not leave the star. अब स्टारलिंग जिसको उसने पकड़ा था बाज ने, वो तो उड़ गया बाज उसको लेकर, लेकिन उस बर्ड का जो दूसरा मेट था, जो दूसरा पक्षी था, उसका फ्रेंड या बोलो या फिर उसके साथ का जो उसका पार्टनर था, वो अंदर था उस बॉक्स के। तो वो बाहर आया। जब उसने आवाज़ सुनी, उसने बाहर आकर देखा तो दूर गगन की तरफ उसका साथी उड़ता हुआ एक बाज के पंजों में दिखाई दिया। अब वो जो बर्ड था वो एकदम शांत हो गया और वो पत्थर की तरह नीचे गिर गया, यानी कि एक तरह से अधमरा सा होकर वो गिर गया, बेहोश हो गया। और चारों तरफ जंगल के अंदर एक शोक सा छा गया, लेकिन हॉक जो था उसने उस स्टारलिंग को नहीं छोड़ा। I felt sorry for the starling which was left behind with her young ones, but it was too late to help. अब लेखक जो है उनको बड़ा बुरा लगा कि भाई पार्टनर को पकड़ के ले गया है बाज, और अब जो दूसरा पार्टनर है वो बचा हुआ है, और उसके साथ उसके यंग वंस यानी कि उसके बच्चे, यानी कि समझो कि आप बोल सकते हैं माता पिता थे उस घोंसले के अंदर और बच्चे अंदर थे। तो माँ और बच्चे तो बच गए, लेकिन जो पिता स्टारलिंग था उसको पकड़कर बाज ले गया। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मैं कोई भी मदद नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि वो तो उड़ गया था। एंड देन एन आइडिया सडनली क्रॉस माई माइंड, इट्स अ पिटी आई वॉज टू लेट टू हेल्प द स्टारलिंग्स, just think how many animals and birds there are still in the world which need my help, I said to myself.
लेकिन लेखक के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं इस स्टारलिंग की तो मदद नहीं कर पाया, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स होंगे जिनको मेरी मदद की जरूरत होगी और मैं उनकी मदद समय पर कर सकता हूँ। I stopped and put my basket down on the ground. I was so lost in thought that I even broke into sweat. I thought I have always done good to all my fellows, but it's not enough. I must do a lot more now. I then bowed low to the ground and it was as though load had fallen off my shoulders. अब लेखक जो है वो बता रहे हैं कि वो थोड़ी देर रुके और उन्होंने अपना बास्केट जो उनके हाथ में था उसको नीचे रखा और इनको पसीना छूटने लगा, मतलब ख्यालों में इतने खोए हुए थे और इन्होंने सोचा कि मैं हमेशा ही अपने दोस्तों का तो फ़ायदा करता हूँ, यानी कि सबके साथ सबके काम आता हूँ, सबके लिए मैं अच्छा करता हूँ, लेकिन ये इनफ नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा अच्छाई के काम करने चाहिए। और जैसे ये ज़मीन पर झुके तो इनको ऐसा लगा जैसे इनके कंधों से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया होगा। I lifted the cover of the basket and looked at the grooves lying there, tied up and hardly breathing. वो नीचे झुके और उन्होंने देखा बास्केट के अंदर जो ग्रूज थे, जो पक्षी थे, वो बंधे हुए पड़े थे और इतने ज़्यादा मतलब बुरे हालात में थे, वो इवन सांस भी नहीं ले पा रहे थे। I took them out, untied them, bathed their wounds, got some brown bread out of my knapsack and fed the birds, cursing myself all the while. अब लेखक ने अपना बास्केट जो था उसको उठाकर देखा तो अंदर जो पक्षी थे वो बेचारे घायल अवस्था में थे। तो लेखक ने उनके वुंड्स को धोया, उनके ज़ख्म जहाँ पर भी उनको चोट लगी थी उनको धोया और फिर अपने बैग में से, नैपसैक वर्ड यूज़ किया गया, छोटे बैग के लिए जो वो कैरी कर रहा था, उसमें से उसने कुछ खाने की चीज़ें निकाली और उस पक्षियों को देना शुरू किया। In what way are you better than a hawk? Well, it's a bird of prey, so you expect it to kill birds, but you are a human being. What are you famous for? I said to myself. For thinking of new ways of hunting, right? For killing nature's creatures, right? What wonderful things to be famous for. If I had a gun at that time, I would have smashed it. अब कवि लेखक जो है वो अपने आप से बातें कर रहा है और बोल रहा है कि हॉक जो है वो तो बहुत शक्तिशाली है, वो तो मारने के लिए बना है, और इंसान जो है, अब तक मैंने क्या किया है, मैंने तो जानवरों का शिकार ही किया है, अब चाहूँ तो मैं इनकी मदद भी कर सकता हूँ। मैं किस लिए बनाऊँ, मैं नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, मैं नेचर के प्राणियों को, क्रिएटर्स जो बनाए गए क्रिएचर्स यानी कि पशु पक्षी, उनको मारता हूँ, पकड़ता हूँ। तो मेरे में और बाज में क्या फ़र्क है? बाज तो अपना खाना पाने के लिए इनको मारता है, लेकिन मैं तो इनको शौक के लिए मार रहा हूँ। तो ये सोचकर वो सोचने लगा, काश मेरे पास गन होती तो मैं शूट करके उस बाज को गिरा देता और उन जानवरों को उससे छुड़ा लेता। So instead of going to the forest, I turned back and brought home the injured crews. My wife and I soon put them on their feet again. Home became a better place for them for running about and clucking. A week later, I went off for a holiday and took them with me. I took them to the glade I found them in and put them in the same birch branches, fed them for the last time from the palm of my hand, and wished them a long happy life. लेखक उनको अपने घर ले गया, फॉरेस्टर के घर जाने के बजाय वो अपने घर ले गया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने उनकी इतनी सेवा की, इतना मतलब उसकी देखभाल की कि वो जल्द ही अपने पैरों पर फिर से खड़े होने लगे और फिर वो उनके साथ बहुत ही मज़ा आने लगा। मतलब उस घर के अंदर उनको, पक्षियों को भी और इवन लेखक और उसकी पत्नी को भी। एक हफ्ते के बाद वो लोग फिर हॉलीडे के लिए बाहर गए जंगल की तरफ और वो उसको ग्लेड यानी कि खुले आसमान के खुले जंगल में उसको ले गया और वहाँ जाकर उसको बर्च ट्री जहाँ से उसको पकड़ा था वहीं बर्च ट्री के ऊपर उनको छोड़ दिया और लास्ट टाइम उनको अपने हाथों से खाना खिलाया। What's a bird, you may ask? Why, it's just a ball of feathers, not at all. It's a noble soul. एक बर्ड क्या है आप पूछोगे? बर्ड जो है क्या एक सिर्फ फेदर्स का एक बॉल है? नहीं, वो एक नोबल सोल है। नोबल सोल मतलब बहुत ही पवित्र आत्मा है वो। Flying from one tree to another, the gurus accompanied me all the way to Lake Astrakhanka, brushed my shoulder with their wings to say goodbye and flew away. Good luck to you, dear friends, said I to them. अब वो ग्रूस थे, वो एक पेड़ से दूसरे पर उड़ कर जा रहे थे, जैसे कि जब लेखक वापस लौट रहा था उसके साथ साथ वो लोग चल रहे थे, वो पक्षी चल रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो उनको
गुड बाय कहने की कोशिश कर रहे हों उसके साथ साथ चल के और अपनी आखिरी मुलाकात यादगार बनाने में लगे हों। लेखक ने उनसे कहा गुड गुड लक टू यू, मतलब उनको गुड लक कहते हुए वहां से चल पड़ा। We have a saying, if you swim across to the other side of the Volga, then you will become clever. So it was with me, not the first time, but certainly in the end. I realized my mistake and vowed that I would never aim a gun at animal or birds again. And by doing so, I would be able to make up for all the harm I had done to them. अब उस कंट्री के अंदर, यूरोप के अंदर, ये एक कहावत बड़ी ही फेमस थी कि अगर आप वोल्गा नदी के पार करो, यानी कि इस एंड से दूसरे एंड तक चले जाओ, तो आप मतलब बहुत ही चतुर हो जाओगे, क्लेवर हो जाओगे। और आज तक तो लेखक के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो गया था, क्योंकि लेखक ने बड़ी ही सूझबूझ से अपनी गलती को एडमिट किया और उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद मैं अपनी बंदूक जो है कभी भी जानवरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं तानूंगा। It was already lunchtime when I reached Kushinka. My friends had already gone off to their rooms to rest and sleep. Not being used to taking up afternoon nap, I did not know what to do with myself. But as the old folks say, there's no point sitting about. You only get your coat creased. So I took a road, went off to the lake. अब लंच टाइम हो चुका था और ये एक जगह का नाम बताया गया है, जैसे यहाँ पर अष्टखांका बताया गया है, वो एक कजाकिस्तान में एक छोटा सा गांव है। और कुशिंका जो है वो एक नदी है जो कि चुआश रिपब्लिक यानी कि रशिया के अंदर देखने को मिलती है। तो लेखक जो हैं जब ये वहाँ पहुँचे, जगह का नाम जो दिया गया है कुशिंका, तो वहाँ पर उनके दोस्त जो थे वो ऑलरेडी लंच खाकर सोने जा चुके थे, रेस्ट करने, क्योंकि उनको दोपहर को सोने की आदत थी। लेकिन लेखक को ये आदत नहीं थी। तो लेखक को एक पुरानी कहावत याद आई जिसमें कहा गया कि अगर आप बिना मतलब के बैठे हो तो आपका कोट जो है उसको क्रीज ही खराब होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यानी कि बैठे रहोगे तो क्या होगा, आपके कपड़ों में सिलवटें पड़ेंगी। तो लेखक ने एक रॉड उठाई और लेक की तरफ चल पड़े। It was a hot sunny day and everything seemed to be drooping in the blazing sun. Even the noisy willows had grown still and were waiting for the cool evening breeze. एक गर्म सनी दिन था, चारों तरफ धूप से सब कुछ चमक रहा था। एवं चारों तरफ जो था हवा ज़्यादा ना होने की वजह से शांत, यानी कि बड़े बड़े पेड़ जो थे, विलो ट्रीज थे, वो भी शांत खड़े हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि शाम हो और ठंडी हवा चलने लगे। I cast my line, dipped my feet into the water and happily relaxed. I saw my mother duck clucking and calling to its offspring. Then a family of ducks came swimming in a little file like soldiers. Then suddenly a shadow fell on me. Looking up, I caught sight of a kite with its wings already shut, drooping like a stone on the duckling. I pulled the line out of the water, swung it round, and caught the kite's wings with a hook. It was a powerful bird and it soared up so fast that it threw me right across the willow. And maybe it's still flying along with the road, warning the other birds of what might happen to them. लेखक ने अपनी लाइन, यानी कि जो लाइन बोला गया यहाँ पर फिश पकड़ने के लिए जो रस्सी डाली जाती है, वो कांटा जो पानी में फेंका और वो रिलैक्स होकर बैठ गए। तभी अचानक से एक मदर डक जो थी वो क्लकिंग करती हुई अंदर बाहर आई, मतलब पानी की तरफ जाने लगी। कुछ फैमिली उसके साथ और भी कुछ डक्स थी। तभी अचानक से एक शेडो, एक परछाई लेखक के चेहरे पे गिरी और वो परछाई थी एक बाज की, एक हॉक की, जो कि ऑलरेडी अपने जो पंख थे उनको बंद करके डाइव इन करने की कोशिश कर रहा था। और डाइव करके वो क्या करेगा, वो डक्स को पकड़ कर ले जाएगा। तभी लेखक ने अपनी जो रस्सी जिससे वो कांटे से पकड़ रहे थे मछली को, उसको बाहर निकाला और हवा में घुमाया जोर से, और वो जो रस्सी थी वो उस बाज के पंखों में फंस गई। अब बाज जो था इतना स्ट्रांग था कि उसने लेखक को एक साइड में पटक दिया उसके खींच से, और बाज वो रस्सी को लेकर, उस स्ट्रिंग को लेकर उड़ गया। और कहा, शायद वो सोचता है लेखक कि शायद वो उस रस्सी और स्टिक को लेकर अभी भी उड़ रहा होगा, जो कि उसकी माइटीनेस, उसकी पावर को दर्शा रहा। As I lay there on my back, my body aching all over from the fall, I suddenly felt as though a cold coin had been pressed against my arm. It sat up and opened my eyes. I saw it was a hedgehog
prodding my arm with his moist nose and pricking me gently with its prickles. Seeing that I had him noticed him, it went down to the slope. अब लेखक जो थे वो इतनी ज़ोर से गिरे थे कि उनकी बॉडी में पेन, एक दर्द सा चालू हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उनको कि कोई ठंडी सी चीज़ उनकी बॉडी को टच हो रही है। तभी उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा एक हैजहॉग था। हैजहॉग अपनी ठंडी नाक उनके कोहनी से रगड़ रहा था और अपने जो तीखे तीखे उसके ऊपर कांटे होते हैं, कांटों से थोड़ा सा उसको पेन देने की कोशिश कर रहा था ताकि लेखक जल्दी से जाग जाए। जब लेखक ने उसको नोटिस किया तो वो चुपचाप वहाँ से चला गया। सिंस ही वॉज इंजर्ड, वो hedgehog था वो भी इंजर्ड था। I went after him so that I could help him and I saw a large beheaded adder. अब लेखक उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे पीछे चले गए क्योंकि वो ऑलरेडी घायल था। तभी वो आगे गए तो उन्होंने देखा एक एडर, एडर एक तरह के सांप को बोला गया यहाँ पर। तो आगे वो गए तो उन्होंने देखा एक सांप था जिसका सर कटा हुआ था, बोल सकते हैं beheaded बोला गया। It seemed that the hedgehog wanted to tell me what had happened there, but before it could, it buried its nose in the ground and closed its eyes. But I still got the message. Snake's poison is not lethal for hedgehogs. I remember my father once telling me. I picked it up and cleaned the wound on its stomach. The forest, suddenly has the best remedies and they are all close at hand. अब हैजहॉग जब उनको लेकर गया तो लेखक ने देखा एक सर कटा हुआ सांप वहाँ पड़ा हुआ था जो कि मरा था। तो लेखक समझ गया इससे पहले कि हैजहॉग कुछ और बोलने की कोशिश करता, वो बेहोश हो गया और लेखक ने ये समझ लिया कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और लेखक ने समझ लिया कि हैजहॉग ने उस सांप को मार दिया, क्योंकि इसको पता था, उसके पिता बोलते थे लेखक के कि हैजहॉग के ऊपर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता है, लेकिन सांप के काटने से उसकी बॉडी पे, उसके स्टमक में कुछ जख्म थे। लेखक ने उनको अपने हाथ में उठाया और जख्मों का इलाज करने की कोशिश करने लगे। I picked up a long silky blade of grass, took a sharp pine and sewed up his stomach, so it was left with a neat seam, which looked like the work of an expert dressmaker. Then I gave the hedgehog birch juice to drink and put him down under the shade. It curled up like a ball and slept. So here was another good deed that I had done. It did not seem so hard after all. All you need was goodwill, a kind heart and an able pair of hands. अब लेखक ने उसको क्या किया, उसको कुछ देसी जुगाड़ करके वहीं से जंगल में से ही उसको उसके ज़ख्म को सिल दिया ताकि वो फिर से उसका खून बहना बंद हो और वो जिंदा रह सके। तो लेखक कहते हैं कि मैंने इतने अच्छे से उसको सिला कि जैसे कोई ड्रेस मेकर जो होता है ना, जो ड्रेस बनाने वाला, उसने ड्रेस बनाया हो इस तरीके से उसने उसको सिला। तो हैजहॉग को फिर उसने बर्च का जूस पिलाया और उसको शेड में लिटा दिया। वो थोड़ी देर के लिए एकदम सिकुड़ कर सो गया। लेखक कहते हैं कि दूसरा मेरा अच्छा काम था जो मैंने किया, और उन्होंने ये भी बताया कि अच्छा काम करने के लिए आपको एक अच्छे इंटेंशन, गुडविल चाहिए, एक अच्छा दिल चाहिए और पेयर ऑफ हैंड्स, और एक हाथों का जोड़ा चाहिए। आप सब कुछ कर सकते हो इससे। The hedgehog's wound healed in 7 days. By then he and I had become good friends. 7 दिनों में उसके जख्म भर गए और तब तक ये दोनों दोस्त बन चुके थे। Thick as thieves we were. When I went fishing, I would find him already waiting for me there. He would sit down beside me and gaze or close his eyes and sleep. I could hear his heart beating, knock knock. We especially enjoyed strolling in the woods. The hedgehog ran ahead, showing me the way, and I followed him. He knew the woods like his own needles. He would take me to the loveliest beauty spots. अब हैजहॉग ठीक हो गया 7 दिन के अंदर, तो लेखक और वो दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि जब भी लेखक वहाँ जाते फिशिंग करने के लिए तो हैजहॉग वहाँ पर उनका पहले से ही वेट करता था, और वहाँ जब वो लेखक पहुँचते तो वो सो जाता था। इवन इतनी गहरी नींद में होता था वो कि लेखक उसके दिल की धड़कन भी सुन सकता था। और हैजहॉग जो कि एक जंगल में रहने वाला प्राणी था, वो जंगल के कोने कोने से वाकिफ था, और जब लेखक वहाँ पहुँचते तो वो उनको गाइड करता और ऐसी ऐसी ब्यूटीफुल जगहों पे ले जाता जो कभी लेखक ने सोची भी नहीं थी। वन डे, एक दिन की बात बताई गई है यहाँ पर। One day we went deep into the woods. The hedgehog showed me the way and I followed him, picking mushrooms and cypress trees. All of a sudden he stopped and stood on his hind legs, listening and pointing his nose this way and that
I started wondering what was going to happen. Then he stood for a while longer and then waved his paw and ran off. I hurried after him, the branches of the trees cutting my face. While we were running up a slope, I heard a faint mosquito like whine. Soon the mosquito whine sounded more and more like a bear roaring. Usually I don't get scared, but when I saw the trees around me shaking and the leaves drooping off, my legs began to shake too. Whether I was frightened or not, I hadn't the time to decide. I ran after the hedgehog. Suddenly, I spotted a bear cub hanging down from a crevice high up in a cracked pine tree which had been struck down during a storm. He was howling. अब लेखक बता रहे हैं कि तभी जो जो भी जा रहे थे तभी जो हेजहॉग था वो अपने दोनों पैरों को आगे उठाकर खड़ा होकर बड़ी ही गंभीरता से इधर उधर देखने लगा। अचानक से फिर वो दौड़ने लगा। अब लेखक जो थे वो कभी डरते तो नहीं थे, लेकिन आज वो थोड़ा सा घबराहट उनको फील हुई और वो भी उसके पीछे पीछे दौड़े और उन्होंने देखा कि पेड़ की टहनियों को काटते हुए आगे बढ़ने लगे। और तभी अचानक से उन्होंने देखा कि एक बैर का बच्चा जो था वो एक पेड़ के अंदर फंसा हुआ था, उल्टा लटका हुआ था और वो चिल्ला रहा था। I stopped feeling tired as soon as I saw the cub and suddenly felt strong like an ox. I rushed to the tree and split the tree down into its roots. The cub dropped down onto the ground crying. I picked him up and stroked his ears. I thought that if he had little sleep, he would forget all about it. लेखक ने उसके कानों को वो गिर जब अपने भागकर उसने लेखक ने उस पेड़ का जो तना था बीच में से कटा हुआ था वो स्टॉर्म के कारण टूट गया था और उसमें वो फंसा हुआ था भालू का बच्चा। तो उसने उसको थोड़ा जोर लगा के उसको खोला, तोड़ा और बीच में से भालू का बच्चा था वो आज़ाद होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। लेखक ने उसको गोद में उठाया और उसके कानों को थपथपाया और ऐसा सोचने लगे कि अगर ये थोड़ी देर सो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। But he cried and there was no stopping it. I tried to pat him, but he just cried even louder and tears came rolling down his face in two streams. After some time he stopped crying, then the cub and I climbed onto the dry ground. वो बच्चा जो था वो रोता ही रहा, बहुत तेज तेज रोने लगा। लेखक ने चुप कराने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं माना और रोना उसके चीख से आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़े समय के बाद उसने रोना बंद किया। लेखक ने उसको ग्राउंड में रख दिया। Then I thought of myself, well, you rescued the duckling and you have got the cub out of trouble. That means you have done something good for your friends. I felt very happy. I noted that one has only to start doing a good thing and it at once leads to another good one, like paths in forest. All you have to do is to keep your eyes open. लेखक ने अपने आप से विचार किया कि क्या बात है, मैंने तो एक तो डकलिंग को बचाया, फिर मैंने इस कब को भी बचाया और इवन उसने ये जो था हैजहॉग उसको भी बचाया। तो उसने काफ़ी सारे अच्छे काम किए अपने दोस्तों के लिए और उसको बड़ी खुशी हुई और उसने मन ही मन सोचा कि कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे काम करना शुरू करे तो उसके लिए रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं, बस उसको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी कहानी थी बच्चों। होपफुली आपको मज़ा आया होगा। इस कहानी के अंदर जॉर्जी ऑर्लो के द्वारा लिखी गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर करना तो वीडियो को मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।